Okay, now we are starting with the cost accounting system, which is the integrated cost accounting system. बराबर ना? अभी हम लोग ने जो किया था, that is a non-integrated system of accounting किया था. अभी हम लोग start करें integrated system of accounting. Now, what is the difference between the integrated system and non-integrated system? इंटीग्रेटेड नॉन इंटीग्रेटेड का मतलब क्या था? कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जो भी जर्नल एंट्रीज है उन दोनों के लिए आप जब सेपरेट बुक ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करेंगे, दोनों का डेटा अलग अलग रिकॉर्ड किया जाएगा. दैट इज नोन एज व्हाट? नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ व्हाट? अकाउंटिंग. यस और नो? एंड इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है? जब भी हम लोग एंट्रीज पास करेंगे तो कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग दोनों का डेटा हम लोग एक ही बुक ऑफ अकाउंट में मेंटेन करते हैं. मतलब कॉस्टिंग के लिए अलग और फाइनेंशियल के अलग बुक रिकॉर्ड नहीं किए जाते. जितने भी बुक ऑफ अकाउंट्स है वो कॉस्टिंग के लिए एंड फाइनेंशियल के लिए दोनों के लिए एक साथ एंट्री पास किया जाता है विद द कॉम्बिनेशन मतलब एक साथ, एंड उसको बोला जाता है इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग. समझ में आया? इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग. तो इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग में हम लोग क्या एज्यूम करेंगे? कॉस्टिंग एंड फाइनेंशियल दोनों के रूल एक साथ अप्लाई किए जाएंगे. बराबर है? ठीक है. अब देखो उसकी कुछ जर्नल एंट्रीज है. अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ जर्नल एंट्रीज ऑफ इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग. जैसे कि मैंने बताया था कि नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग में पेपर में क्या पूछा जाता है? लेजर और उसका क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है. वैसे नॉर्मली इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग में पेपर में पूछे जाते हैं फाइनल्स में हम लोगों को जर्नल एंट्री ज्यादा पूछी जाती है. क्लियर हो गया? ठीक है. नाउ फर्स्ट एंट्री ओपन करो आपके टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 27. ये मनन का प्रकाशन है, राइट ना? मनन प्रकाशन का टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 27 निकालो. इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग में मिला. नाउ वी आर स्टार्टिंग पॉइंट नंबर 1, क्रेडिट परचेस ऑफ मटेरियल फॉर स्टॉक. हम लोगों ने मटेरियल को परचेस किया सेम, बट मटेरियल जो परचेस किया एज्यूम दैट इट इज अ क्रेडिट परचेस. क्रेडिट परचेस का मतलब क्या होता है? उधारी में परचेस किया, राइट? अभी इसमें ना स्पेसिफिकली याद रखना, यहाँ पे सीएलसी अकाउंट नहीं होता, यहाँ पे कैश पर सप्लाई आपके डायरेक्टली अकाउंट बनता है. बराबर है? तो जो कॉस्टिंग में हम लोग एक स्पेशल अकाउंट बनाते थे, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम में ये अकाउंट प्रिपेयर नहीं होगा. तो नॉर्मल एंट्री पास करेंगे. जैसे कि मटेरियल परचेस करेंगे तो स्टोर में कम्स इन है, यस और नो? तो स्टोर में कम्स इन का एंट्री क्या बनेगा? स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट. क्रेडिटर मतलब पार्टी का नाम, सप्लायर. ठीक है. नेक्स्ट है कैश परचेस ऑफ मटेरियल फॉर स्टॉक. हम लोगों ने मटेरियल परचेस किया कैश बेसिस पे. कैश मटेरियल आ रहा है, कम्स इन है, and cash is what actually goes out. तो एंट्री क्या होगा? स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कैश. सिंपल है. ओके. नेक्स्ट वन, परचेस ऑफ मटेरियल, स्पेशल मटेरियल फॉर द डायरेक्ट यूज ऑफ जॉब और प्रोसेस, दैट इज द इशू ऑफ मटेरियल बाय द सप्लायर टू द प्रोडक्शन सेक्शन. इसका मीनिंग क्या था? हम लोगों ने मटेरियल परचेस किया जो स्पेशल मटेरियल है, और जहाँ से मटेरियल परचेस करें तो डायरेक्टली शॉप से परचेस कर रहे हैं और वो डायरेक्टली जाएगा प्रोसेस में, मतलब WIP. क्लियर हो रहा है? तो इसका एंट्री क्या बनेगा? मटेरियल कम्स इन है, बट कहाँ जा रहा है? डायरेक्टली WIP में. यस और नो? तो WIP कम्स इन. अगर ये मटेरियल हम लोगों ने मार्केट में से परचेस किया कैश बेसिस के ऊपर तो कैश इज गोज आउट, बट इफ इट इज अ परचेस ऑन द क्रेडिट बेसिस तो क्रेडिटर आएगा. तो एंट्री इज वेरी सिंपल. WIP में कम्स इन है, इसके लिए WIP अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर और टू कैश. क्लियर हुआ? नेक्स्ट, देन परचेस ऑफ मटेरियल फॉर द इमीडिएट रिपेयर वर्क. हम लोग मटेरियल को परचेस कर रहे हैं रिपेयर के लिए. ठीक है. मटेरियल परचेस कर रहे हैं, बट किसको, कौन से पर्पस के लिए परचेस कर रहे हैं? बोलो जरा. रिपेयर के लिए. तो रिपेयर वाला मटेरियल कहाँ जाता है? फैक्ट्री में जाता है. और ऑन द स्पॉट मार्केट से परचेस करके आपने फैक्ट्री में सेंड किया, तो दिस मटेरियल कम्स इन द फैक्ट्री डायरेक्टली. दैट्स व्हाई फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट. पॉइंट नंबर 1. और जो मटेरियल आप लोगों ने कैश पे परचेस किया था टू कैश, उधारी पे परचेस किया था टू क्रेडिटर. नेक्स्ट, मटेरियल रिटर्न टू सप्लायर फ्रॉम स्टॉक. मटेरियल हम लोगों ने रिटर्न किया किसको? सप्लायर. कहाँ से रिटर्न किया? फ्रॉम स्टॉक. तो सप्लायर को रिटर्न कर रहा है, मतलब सप्लायर कौन बन गया? रिसीवर. सप्लायर इज आल्सो नोन एज अ क्रेडिटर. तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट तो क्या आएगा? स्टोर लेजर कंट्रोल. स्टॉक का मतलब हमारा गोडाउन, दैट इज द स्टोर लेजर कंट्रोल. तो गोडाउन में कुछ मटेरियल है वो हम लोग सप्लायर को रिटर्न भेज रहे हैं, तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट. समझा? ओके. नेक्स्ट वन, पेमेंट टू क्रेडिटर फॉर सप्लाईज में. हम लोग अभी क्रेडिटर को पेमेंट कर रहे हैं, तो पेमेंट कर रहे हैं मतलब कैश व्हाट कम्स इन की गोज आउट एंड हु इज द रिसीवर? बोलो जोर से. हाँ बराबर है, बोलो सही है. क्रेडिटर इज द रिसीवर. तो एंट्री क्या आएगा? क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. समझ रहा है? बहुत सिंपल एंट्रीज है. अभी अपना नॉर्मल लॉजिक जो अप्लाई करते थे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में वही लॉजिक अप्लाई करके आप ये जर्नल एंट्री पास करें. ठीक है. नेक्स्ट वन इज व्हाट? इशू ऑफ डायरेक्ट मटेरियल
फॉर प्रोडक्शन टू फैक्ट्री जॉब। सोचो, हम लोगों ने डायरेक्ट मटेरियल इशू किया, किसके लिए? प्रोडक्शन के लिए। कहाँ से? मतलब इशू ऑफ डायरेक्ट मटेरियल फॉर प्रोडक्शन टू फैक्ट्री जॉब, मतलब इन शॉर्ट वन प्रोडक्शन के लिए इशू किया, बराबर है। तो डब्ल्यूआईपी व्हाट कम्स इन, कहाँ से जाएगा? स्टोर से। तो एंट्री बनेगा डब्ल्यूआईपी अकाउंट डेबिट टू स्टोर लेजर और कंट्रोल, राइट चिन्मय? देन इशू ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल टू शॉप, मतलब क्या? हम लोगों ने इनडायरेक्ट मटेरियल इशू किया, इनडायरेक्ट मटेरियल फैक्ट्री में इशू हो रहा है, स्टोर से गोज आउट है, फैक्ट्री में कम्स इन है, फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू स्टोर लेजर। रिटर्न ऑफ डायरेक्ट मटेरियल टू स्टोर्स, अब ध्यान दो, मटेरियल डायरेक्ट मटेरियल रिटर्न हो रहा है, डायरेक्ट मटेरियल मतलब क्या आता है? डब्ल्यूआईपी, डब्ल्यूआईपी से मटेरियल गोज आउट है, कहाँ जा रहा है? स्टोर से। तो एंट्री क्या बनेगा? स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू डब्ल्यूआईपी अकाउंट। सही है, समझा कि नहीं? उसके बाद आगे का क्या है? रिटर्न ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल टू स्टोर, बोलो। इनडायरेक्ट मटेरियल है, कहाँ जा रहा है? फैक्ट्री से रिटर्न जा रहा है स्टोर्स में, तो स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट, दैट इज स्टोर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल। नाउ एडजस्टमेंट्स ऑफ द नॉर्मल डेफिशिएंसी इन द मटेरियल स्टॉक, मतलब क्या? नॉर्मल डेफिशिएंसीज है, मतलब फिजिकल स्टॉक थोड़ा कम दिखा रहा है बिकॉज ऑफ एनी रीजन। मैंने बताया था कुछ मटेरियल गोडाउन में रखा था, वो बिकॉज ऑफ, अगर आप उसको स्टोरेज करके रखते हो तो बिकॉज ऑफ एनी रीजन उसका स्टॉक कम हो सकता है। वहाँ पे कुछ जैसे कि राइस है, व्हीट है, तो चूहा है या तो कुछ है, या तो उसको लोड अनलोड करते वक्त क्या हो रहा है, उसका क्वांटिटी रिड्यूस हो रहा है, बराबर ना? या तो रखे रखे वो डैमेज हो गया, अभी उसको सेल नहीं कर सकते, तो बिकॉज ऑफ एनी रीजन फिजिकल स्टॉक क्या हो गया? कम हो गया, तो ये अपने लिए लॉस है। जिसमें मटेरियल कम से भी हो जाओ, मटेरियल कम हो रहा है मतलब मटेरियल कम से भी हो जाओ, गोज आउट ना, उतने क्वांटिटी का मटेरियल जा रहा है बाहर, राइट? तो ऐसे सिचुएशन में स्टोर्स क्या बनेगा? क्रेडिट, और ये सब फैक्ट्री में चार्ज करेंगे, तो एंट्री क्या बनेगा इसका? फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू व्हाट? स्टोर लेजर कंट्रोल। समझ रहे हो? नाउ एडजस्टमेंट ऑफ नॉर्मल सरप्लस फाउंड ऑन द स्टॉक टेकिंग, मतलब जैसे डेफिशिएंसी था, मतलब स्टॉक कम हो रहा है, तो बिकॉज ऑफ सम रीजंस ये भी हो सकता है कि स्टॉक इंक्रीज दिखा रहा है, तो स्टॉक इंक्रीज दिखा रहा है तो मटेरियल कम्स इन की गोज आउट, कम्स इन तो स्टोर लेजर अकाउंट व्हाट? डेबिट टू फैक्ट्री, तो स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू फैक्ट्री, मतलब जस्ट इसका अपोजिट है, राइट? नेक्स्ट वन, पेमेंट ऑफ वेजेस, बहुत सिंपल है, वेजेस को पेड कर रहा है ना, तो नॉर्मली जब वेजेस को पेड किया जाता है, आपको पता रहेगा, आप जहाँ पे भी जॉब करते हो वहाँ का एम्प्लॉयर आपके वेजेस में से एक पर्टिकुलर अमाउंट डिडक्ट करता है ना, एंड देन रिमेनिंग अमाउंट आपको कैश में देता है। जैसे कि वेजेस है 20,000 के, उसमें से पीएफ का पैसा डिडक्ट किया, कुछ इंश्योरेंस का पैसा डिडक्ट किया, अगर आप कुछ भी अमाउंट्स है और कुछ स्टेट इंश्योरेंस होते हैं, या तो पीएफ कंट्रीब्यूशन होता है, या तो और कुछ कंट्रीब्यूशन होते हैं, वो सारे डिडक्शंस होकर आपको नेट सैलरी मिलता है, ये सब। तो इसका ये एंट्री है, वेजेस इज एक्सपेंसेस डेबिट, पेमेंट करेंगे तो टू कैश कंफर्म है, और जो डिडक्शन हो रहा है वो भी क्रेडिट आएगा। इसमें देखो एंट्री क्या होगा? वेजेस अकाउंट डेबिट, दैट इज द वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट। इसमें दो एंट्री फिलहाल नहीं करेंगे, जब लोग सब स्टार्ट करेंगे तब मैं आपको बताऊंगी इसको क्या करना है, बट फिलहाल के बस एंट्री समझ लो। क्लियर हो गया? ओके, तो एंट्री इज व्हाट? वेजेस अकाउंट डेबिट, टू इंश्योरेंस, टू टैक्सेस, टू प्रोविडेंट फंड एंड टू कैश, मतलब वेजेस का जितना भी अमाउंट है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप बोर्ड पे ध्यान देंगे, ये हो सकता है कि वी आर हैविंग द वेजेस ऑफ ₹10,000, बट इसमें से पीएफ का डिडक्शन हो गया 1,000 का, सम टैक्सेस आर डिडक्टेड, प्रोफेशनल टैक्स भी बोल सकते हो उसको, वो हो गया समझ लो 2,000 का, एंड सम इंश्योरेंस इंस्टॉलमेंट इज देयर, और इंश्योरेंस का इंस्टॉलमेंट समझ लो 1,000 है। ये सब डिडक्शन करने के बाद कितना बचेगा बोलो? दैट इज 6,000। इस और तो एक्चुअल में वेजेस कितना पे किया जाएगा? 6,000। एंट्री कैसे पास करेंगे? योर वेजेस आर हाउ मच? एक्चुअल में 10,000, तो वेजेस अकाउंट डेबिट टू क्या क्या डिडक्शन हो रहा है? पीएफ है, और क्या है? टैक्स है, और क्या है? इंश्योरेंस का पॉलिसी का कंट्रीब्यूशन है 1,000, 2,000 as well as 1,000, and remaining amount paid to our employee as a cash, that is how much? 6,000. This will be your journal entry for the wages. अब अगर कोई डिडक्शन दिए नहीं है तो डायरेक्टली एंट्री पास होगा वेजेस टू कैश। समझा कि नहीं समझा? सही है। नेक्स्ट, आफ्टर दैट एनालिसिस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेजेस, आपने जो पूछा था वो वेजेस को चार्ज किया जा रहा है ना। अभी डायरेक्ट वेजेस कहाँ चार्ज होते हैं? सेम डब्ल्यूआईपी टू वेजेस। इनडायरेक्ट वेजेस कहाँ चार्ज होते हैं? फैक्ट्री टू वेजेस। एडमिनिस्ट्रेटिव वेजेस कहाँ चार्ज होते हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव टू वेजेस। एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू वेजेस। तो यहाँ पे भी कितनी एंट्रीज आती है? 2 एंट्रीज। क्लियर? पहले पेड का एंट्री, देन चार्ज का एंट्री। नाउ नेक्स्ट वन, पेमेंट फॉर द एक्सपेंसेस एंड सर्विसेज फॉर रेंट, लाइक रेंट पीरियड एक्सेट्रा।
हम लोगों ने एक्सपेंसेस पेड किए। नाउ लिसन इट वेरी केयरफुली। अगर फैक्ट्री का रेंट है तो एंट्री आएगा फैक्ट्री ओवरहेड टू कैश। ऑफिस का रेंट है तो एडमिनिस्ट्रेटिव टू कैश। आप रेंट अकाउंट नहीं लिखेंगे, जो एक्सपेंसेस है, सो मेनी एक्सपेंसेस है फैक्ट्री के बहुत सारे खर्चे होते हैं, तो जितने भी फैक्ट्री के एक्सपेंसेस है अगर आप उनको पेड करेंगे तो एंट्री होने वाला है फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कैश इफ इट इज अ पेड। इफ इट इज नॉट पेड फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर बिकॉज़ इट्स आउटस्टैंडिंग। यस और नो? वही अगर समझ लो हमारे एक्सपेंसेस हो गए कौन से, एडमिनिस्ट्रेटिव, ये भी हो सकते हैं ना, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स है, जितने भी ऑफिस के एक्सपेंसेस है उनको पेड किया तो एंट्री क्या होगा, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड अकाउंट डेबिट टू व्हाट, कैश अकाउंट। एंड इफ इट इज आउटस्टैंडिंग तो ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। दैट जितना समझा। एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस रहेगा तो जैसे कि क्वेश्चन में बोला सेल्समैन सैलरी, तो आप सेल्समैन सैलरी टू कैश एंट्री नहीं करेंगे, सेल्समैन सैलरी इज द सेलिंग एक्सपेंसेस, तो एंट्री क्या होगा, बोलो yes, selling and distribution overhead account debit to cash account if it is paid. If it is outstanding, भूमि एंट्री बोलो। सही, selling and distribution account debit to creditor। समझ में आया? दो। नेक्स्ट रिकॉर्डिंग ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर द पीरियड। अभी डेप्रिसिएशन चार्ज किया जा रहा है, सिंपल है। डेप्रिसिएशन का नॉर्मल एंट्री क्या करते थे हम लोग, डेप्रिसिएशन टू एसेट्स, हाँ या ना, बोर्ड पे ध्यान देना। डेप्रिसिएशन का नॉर्मल एंट्री क्या होता था बोलो, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। अभी तक हम लोगों ने यही एंट्री सीखा, अभी इसमें क्या चेंज है बता रही। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, ये हमारा नॉर्मल एंट्री होता था। बट अभी आपको पता है कि डेप्रिसिएशन तीनों जगह पे हो सकता है, फैक्ट्री में भी हो सकता है, ऑफिस में भी हो सकता है और व्हाट, सेलिंग में भी हो सकता है, राइट ना। समझ लो फैक्ट्री में मशीनरीज है और मशीनरीज का डेप्रिसिएशन, अभी हमारा एंट्री क्या पास होगा, फैक्ट्री का एक्सपेंस हो गया ना ये, तो हम लोग डेप्रिसिएशन नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट डेबिट टू एसेट्स के बदले में लिखेंगे कैपिटल एसेट्स। एसेट्स का नाम भी लिख सकते हो अगर मशीनरी है, मशीनरी अकाउंट बनाया तो, अदरवाइज नहीं। समझा? वही अगर समझ लो हमारे पास फर्नीचर का डेप्रिसिएशन आया तो एंट्री क्या बनेगा, फर्नीचर का डेप्रिसिएशन ऑफिस में होता है, राइट, तो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल एसेट्स। एंड वही डिलीवरी वैन है उसका डेप्रिसिएशन आया तो इट इज अ सेलिंग से रिलेटेड है, तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड अकाउंट डेबिट टू। समझ में आया? नेक्स्ट रिकॉर्डिंग मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स अप्लाई टू द डिपार्टमेंटल रेट। सिंपल है, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड मतलब फैक्ट्री के ओवरहेड अप्लाई होते हैं। फैक्ट्री के ओवरहेड कहाँ अप्लाई होते हैं, कहाँ रिकवरी होते हैं, कहाँ एब्जॉर्ब होते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्ब कहाँ होता है, तो एब्जॉर्प्शन का एंट्री क्या आता है, सेम एंट्री, WIP अकाउंट डेबिट टू व्हाट, फैक्ट्री अकाउंट। एनी डाउट इन दिस? नेक्स्ट स्पॉइल एंड डिफेक्टिव वर्क, आप जॉब कर रहे हो वहाँ पे कुछ लॉसेस हो गए, काम करते करते उसमें प्रॉब्लम हो गया तो क्या होगा, लॉस है, प्रॉफिट एंड लॉस कुछ भी हो सकता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अगर लॉस है तो डेबिट होना चाहिए, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू WIP अकाउंट, क्योंकि प्रोडक्शन में लॉसेस हुए। नेक्स्ट स्क्रैप टेकन ऑन द स्टॉक चार्ज, आपने स्क्रैप कंसीडर किया, स्क्रैप ये मटेरियल के साथ होता है, इसके लिए स्टोर लेजर टू WIP। ठीक है, नेक्स्ट रिकॉर्डिंग कॉस्ट ऑफ जॉब एंड गुड्स कंप्लीटेड। क्या बोला गया, आपके गुड्स कंप्लीट हो गए, गुड्स कंप्लीट हो गए मींस व्हाट, अगेन वही लॉजिक, WIP से गुड्स कहाँ जाते हैं एंड फिनिश गुड्स से कहाँ जाते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स, हाँ या ना। अगर गुड्स कंप्लीट हो गए मतलब WIP से कहाँ चले गए, FG में, तो एंट्री क्या बनेगा, फिनिश गुड्स अकाउंट डेबिट टू व्हाट, समझा कि नहीं समझा। उसके बाद नेक्स्ट रिकॉर्डिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब गुड्स किसके लिए सेल कर दे रहे हो, सेल के लिए, तो FG से वो कहाँ जाते हैं, तो एंट्री क्या बनेगा, COS अकाउंट डेबिट टू फिनिश गुड्स। और स्पेसिफिकली कहाँ लिखा, एट कॉस्ट, मतलब यहाँ पे क्या होता है ना, कॉस्ट ऑफ सेल्स में लिखा रहेगा एट कॉस्ट, तो आपका ये एंट्री कास्ट होगा, फिनिश गुड्स से गुड्स कहाँ पे गए, कॉस्ट ऑफ सेल्स में, इसलिए एंट्री बनेगा कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिट टू व्हाट, FG। बट एट सेल्स बोला रहेगा तो नॉर्मली सेल्स कंसेप्ट आता है तो उसके नीचे का एंट्री आता है, या तो छोड़ो जब सेल्स का एंट्री आएगा तब हम लोग देखेंगे। फिलहाल ये समझ में आया, कॉस्ट ऑफ सेल्स टू FG। नेक्स्ट रिकॉर्डिंग सेल्स, सेल्स हो रहा है तो इट मे बी ऑन द बेसिस ऑफ कैश और इट मे बी ऑन द बेसिस ऑफ क्रेडिट। क्रेडिट मतलब डेटर होता है तो डेटर्स अकाउंट डेबिट टू व्हाट, सेल्स अकाउंट, नॉर्मल एंट्री हो गया। एंड इफ इट इज अ कैश बेसिस, तो अगर हम लोगों ने सेल किया कैश बेसिस के ऊपर तो कैश कम है तो एंट्री विल बी व्हाट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। समझा कि नहीं समझा?
एब्जॉर्प्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड नॉर्मल एंट्री है. एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड कहाँ एब्जॉर्ब होते बोलो. यस, फिनिश गुड्स में एब्जॉर्ब हो रहे, तो एंट्री विल बी finished goods overhead account debit, finished goods account debit to administrative overhead. Next one, absorption of selling and distribution overhead. Selling and distribution overhead कौन absorb करता है? Cost of sales. तो entry will be yes, cost of sales account debit to selling and distribution overhead account. Done. अब आया under absorption of factory administrative selling. ये आपको पता है. Under absorption के लिए मैंने आप लोग को एक लेजर सिखाया था, राइट ना? ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है. एक्सपेंसेस अंडर एब्जॉर्ब है, मतलब हम लोगों ने कम लिखा है और एक्चुअल में ज्यादा है. तो जितने एक्सपेंसेस हम लोगों ने शॉर्टेज में लिखे हैं वो एक्सपेंस और रिकॉर्ड करेंगे. तो एक्सपेंस डेबिट में रिकॉर्ड किया जाएगा. फैक्ट्री है तो फैक्ट्री, ऑफिस है तो एडमिनिस्ट्रेटिव, एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन. तो अंडर एब्जॉर्प्शन का एंट्री क्या बनेगा? पीरियड अकाउंट डेबिट टू फैक्ट्री, एडमिनिस्ट्रेटिव या तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन. समझा कि नहीं समझा? राइट. और ओवर एब्जॉर्ब रहेगा तो उसका उल्टा एंट्री. ओवर एब्जॉर्ब मींस एक्सपेंसेस है कम, आपने रिकॉर्ड किए ज्यादा. तो रिकॉर्ड ज्यादा के मतलब डेबिट पे एक्स्ट्रा अमाउंट लिख के रखा है. डेबिट का अमाउंट कैंसिल करने के लिए हम लोग इसको कहां लिख के रखते हैं? क्रेडिट में. तो यहां लिखेंगे बाय फैक्ट्री ओवरहेड या तो व्हाट? बाय एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड एंड बाय व्हाट? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड. तो इनका एंट्री ऐसे होता है ना? तो एंट्री क्या बनेगा? फैक्ट्री या तो एडमिनिस्ट्रेटिव या तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस. समझा कि नहीं समझा? Please like and share our video and subscribe our channel for more videos. Press bell icon for notification. Thank you.